नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों के स्वागत है। राहुल गांधी के डर से संसद में नहीं आए पीएम मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी। 12 + 7 + 18 = 37 संसद का फेर है। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। और अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, जो तस्वीरों में दिख रहा है, वह इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए शुभ संकेत नहीं है, पहली चीज। और दूसरी कि जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर बात नहीं हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 365 डे 24 चुनाव में लगी हुई है। यह एक बहुत बड़ा कारण रहा है देश को इस हालात में लाने के लिए, बेरोजगारी तक पहुंचाने के लिए। वंदे मातरम पर चर्चा हुआ, सरकार बैकफुट पर आ गई। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए, कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका की चोट लगातार बढ़ती जा रही है, 100% टैरिफ के संकेत मिल रहे हैं और सरकार हिली हुई है, गिरने की कगार पर। इसलिए इंडिया गठबंधन के अंदर सेंधमारी की कोशिश एक बार फिर की जा रही है। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से जाकर के दिल्ली के एक होटल में मिले, एक संयोजित तरीके से, इस बात का संकेत है कि सरकार के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल है। और जिन 37 सांसदों का मैं जिक्र आप दर्शकों से कर रहा हूं, 12 + 7 + 18 = 37 सांसदों का फेर, नरेंद्र मोदी यह समझ गए हैं कि यह सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं और सरकार गिर सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। लेकिन जिस चुनाव प्रक्रिया को लेकर के कल चर्चा पार्लियामेंट में हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर जवाब देंगे, वह क्या जवाब देंगे देश पहले ही जानता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे बड़ी अहम है। उन सवालों को पहले आप दर्शकों को एक बार दोहराऊं, जो जानना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, राहुल गांधी ने कहा कैसे होगा चुनाव सुधार, वैसे ही जो हम बार बार कह रहे हैं। नंबर 1, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, जिससे चेक कर सके कि इसमें कोई फर्जी मतदाता तो नहीं है। और दूसरा, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून तुरंत वापस लिया जाए। पहले सीसीटीवी फुटेज अगर कोई मांगे तो दिखाने का प्रावधान था कानून में, अब सरकार ने उसे कानून को ही वापस ले लिया। और नंबर 3, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए, सोर्स कोड उसे कहते हैं। और नंबर 4, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। सरकार ने यह कानून बनाया है कि किसी भी चुनाव आयोग पर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, कुछ भी करे हुआ। इसीलिए यह सब चीजें हो रही है। और नंबर 4, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगा जाए। सरकार यह सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में एक बदलाव लाकर रहेंगे। इसके बाद जो उथल पुथल मचा वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2-3 सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी बोलेंगे चुनाव प्रणाली पर, इसको लेकर के पीएमओ में एक बहुत बड़ी बैठक हुई
कि राहुल गांधी को कैसे रोका जाए बोलने से और कैसे बीच में टोका टोकी की जाए और क्या जवाब देना है। स्पीकर ओम बिरला भी बार बार टोकते हुए नजर आए और यह एक खौफ और डर था जो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, और यह भी डर कि उन्हें 37 सांसदों का जो फेर पड़ा है इस वक्त उसका जुगाड़ करना है। इन सब चीजों में भी परेशान लग रहे तो संसद में नहीं आए। दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बड़ी जरूरी है और देश को भी जानना जरूरी है। नंबर 1, राहुल गांधी के 4 सवाल चुनाव आयोग बना मोदी के जी का जंजाल, इस पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। और नंबर 2, ईवीएम सोर्स कोड किसके पास, सरकार क्यों नहीं दे पा रही जवाब। इन 2 सवालों पर चर्चा हम लोग करेंगे। चुनाव प्रणालियों पर चर्चा करते हुए अब दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस फार्म 17A और 17C जो जड़ है इसका बड़ी महत्वपूर्ण है। हर पोलिंग बूथ पर जहां भी वोटिंग हो रहा है, बड़ी सिंपल सा डाटा है इसका कि कितने लोगों ने वोट डाला है, किस वर्ग के लोगों ने डाला है, यानी कि युवाओं ने, बुजुर्गों ने, वह सारे आंकड़े मिल जाते। कितनी महिलाओं ने डाला है, कितने पुरुष ने डाला है, सारे आंकड़े फार्म 17A और फार्म 17C में दर्ज होते हैं। फार्म 17A रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, फार्म 17C पोलिंग बूथ एजेंट के पास होता है, जो एजेंट उस बूथ पर कार्यरत रहता है प्रत्याशी का या पार्टी का। रिटर्निंग ऑफिसर के पास एक डायरी होती है, उस डायरी में भी दर्ज होता है। लेकिन मोदी सरकार के काल में फार्म 17C दिया ही नहीं जाता या हस्ताक्षर ही पहले करा लिया जाता है उसमें, जबकि चुनाव हो जाने के बाद, वोटिंग पड़ जाने के बाद, जब भी वोटिंग खत्म हो, उसमें सब कुछ डिटेल लिखा जाता है। कितने पुरुष, कितनी महिलाओं ने वोट डाला है, ईवीएम का सीरियल नंबर क्या है, वहां पे कौन कौन से अधिकारी थे, कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग हुआ है, ईवीएम की बैटरी कितना % बची हुई है, वह जब खुलती है तो वह परसेंटेज मिलाया जाता है। यह सब कुछ दर्ज होता है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है और ना ही फार्म 17C देने को तैयार होता है, पहली चीज। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने जो 4 सवाल पूछे, पहले उन सवालों को फिर एक बार आप दर्शकों के सामने दोहरा दूं ताकि आप दर्शकों को समझाने में दिक्कत नहीं आएगा, आप दर्शक भी समझेंगे बड़ी भली बात। एक एक करके एक एक पे विश्लेषण हम लोग करेंगे राहुल गांधी के 4 सवाल पर। चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, पहला। यानी कि जो राहुल गांधी ने इस पर सर्च किया, चुनाव वोटर लिस्ट पर जो मांगे थे, चुनाव आयोग ने नहीं दिए, फिर कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को देना पड़ा। हरियाणा का सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं। तो जब मिला तो उसको पहले डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा कांग्रेस को। उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 6 महीने का वक्त लगा कांग्रेस को। उसके बाद उसकी जांच हुई कि कितने डुप्लीकेट हैं, कितने क्या है, कितने फर्जी हैं, किसके फोटो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। यह सब करने के बाद 25,41,000 फर्जी मतदान हरियाणा में हुए। जहां 2 करोड़ वोटर हैं वहां 25 लाख फर्जी मतदान। इससे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी तो एक सीट भी निकालने के लायक नहीं थी, वह तो पूरी जमानत जब्त हो रही थी पार्टी के। कर्नाटक के एक सीट पर जांच हुई, 7.5 फीट ऊंचा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया था, चुनाव आयोग ने दिया था जो फॉर्मेट, फोटोकॉपी, उसे डिजिटल किया गया। 1,29,000 वोट फर्जी मिले एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर। तो अब राहुल गांधी का यह कहना है कि आप
चुनाव से एक महीना पहले, चुनाव से कम एक महीना पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, यानी कि आप जो डिजिटल फॉर्मेट में दे ताकि हम उसकी जांच कर सके वह सही है या नहीं। और नंबर दो पर राहुल गांधी पूछते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग सीसीटीवी कैमरे लगाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अधिकारी है, वहां कुछ हो तो नहीं रहा है। अगर आपको विपक्ष जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जरूरत पर सवाल खड़े हो तो आप अगर उसे दिखाओगे ही नहीं तो वह सीसीटीवी लगा कर की क्या फायदा? वह हजारों करोड़ रुपए जो आप खर्च कर रहे हो, यह तो जनता के पैसे हैं। तो सरकार ने कानून बना दिया कि सीसीटीवी फुटेज किसी को नहीं देंगे, चुनाव के बाद उसको डिलीट कर देंगे। तो सीसीटीवी लगाने का क्या फायदा जब उसको डिलीट ही करना है, किसी को नहीं देना है तो? और क्यों नहीं देना है? जब आप चुनाव गड़बड़ कर रहे हो, वह इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उससे पता चले किसी एक खास दल को कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन किया जाए। दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। जैसा मैंने 2 नंबर सवाल में आप दर्शकों को कहा कि ईवीएम सोर्स कोड किसके पास, सरकार क्यों नहीं दे पा रही जवाब। ईवीएम जब प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाते, नामांकन हो जाता है और नामांकन के बाद पर्चा वापसी का डेट समाप्त हो जाता है कि पर्चा वापसी अब नहीं होगा, अब आप प्रचार प्रसार कीजिए और वोटिंग के दिन वोट पड़ेंगे। तो पर्चा वापसी का डेट समाप्त होता है तो उस दिन के बाद उसमें सोर्स बटन जो रहता है, जिस चिन्ह का, सबको चिन्ह अलॉट हो जाता है, किसी को निर्दलीय, किसी को कुर्सी, किसी को तिरंगा, किसी को कुछ सिंबल जिसको कहते हैं, वह सिंबल लोगों को मिल जाता है। उसके बाद उसमें प्रोग्राम किया जाता है ईवीएम के अंदर। यह कौन करता है? प्राइवेट कंपनी है। तो यह पूछ रहा है कि विपक्ष पूछ रहा है इस बात को कि कंपनी डाल रही है, कंपनी ईवीएम वाला कंपनी के पास वो सोर्स कार्ड है या उस इंजीनियर के पास है जो इंजीनियर प्रोग्रामिंग करता है, लैपटॉप के जरिए प्रोग्रामिंग उसमें होता है। इस बात का खुलासा 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के वक्त सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। तो लैपटॉप को सील करने का बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वह हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता। अब विपक्ष का यह कहना है कि वह किसके पास है सोर्स कोड, चुनाव आयोग के पास तो नहीं है। तो उस प्राइवेट कंपनी के जरिए, उस कंपनी के जरिए जो ईवीएम बना रही है जिसके पास है, या उस इंजीनियर के पास जो इंजीनियर प्रोग्रामिंग करता है, फिर उसी समय तो खेल हो जाएगा। आप बहुजन समाज पार्टी को वोट डाले और भाजपा को दे रहा है तो वो बटन आप बहुजन का दबाइएगा, पर्ची वीवीपैट में बहुजन का निकलेगा, वोट जाएगा भाजपा को। तो इन चीजों पर इसे सरकार नहीं बताना चाहती, चुनाव आयोग नहीं बताना चाह रहा है। तो फ्री एंड फेयर कैसे हुआ? आपका ईवीएम सुरक्षित है, इसके लिए विपक्ष चाहता है कि ईवीएम को चेक करे हुआ कि आपने जो प्रोग्रामिंग की है वह सही है या नहीं है। जब आपके ऊपर शक है और आपके ऊपर इल्जाम है वोट चोरी का, तो आपको यह चीजें बतानी पड़ेगी, तभी संतुष्टि मिलेगी। और जब तक संतुष्ट नहीं आप करेंगे विपक्ष को, आपके ऊपर आरोप लगेंगे। और यह लगातार चल रहा है और इससे भागता हुआ नजर आ रहा है। और यह सत्तारूढ़ दल के लिए सफल प्रोग्राम हो रहा है कि खेल से ही आ रहा है, क्योंकि वोट तो नहीं दे रहा है कोई, यह जनता का कहना है। वोट इन्हें 10,000 पे वोट मिल रहे हैं कुछ, या इन्हें वो हेरा फेरी वाला वोट मिल रहा है। हेरा फेरी ज्यादा नजर आ रहा है और धरातल पर बहुत कम नजर आ रहा है। तो 90% क्या या 100% भी वोट ले लेंगे इस तरह से। तो यह सवाल
इसका जवाब नहीं दे पा रही है मोदी सरकार और भागती फिर रही है। अब ऐसे में जो राहुल गांधी ने यह कहा, 4 नंबर सवाल जो पूछ रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उसकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। अब पहले कानून था कि गलती करेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर होगा, सजा होगा। सरकार ने क्या किया, 2023 में 24 लोकसभा चुनाव के पहले 23 में वह कानून रद्द कर दिया कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों को लेकर के उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस या किसी भी तरह का कोई एफआईआर या केस नहीं होगा। कोई भी नहीं कर सकता, वह कुछ भी करे। ऐसे क्यों? यह चीज तो राष्ट्रपति के लिए भी लागू नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए भी लागू नहीं है। तो चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की मनमानी कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारी सरकार बनाइए वोट चोरी करके, कुछ भी फैसले लीजिए, आपके ऊपर कोई केसेस होगा ही नहीं। सत्ता चली भी गई तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाएगा, कोई सजा नहीं होगी और सत्ता जाएगी भी नहीं। तभी तो अमित शाह और मोदी कह रहे थे कि 50 साल तक सत्ता में तो विपक्ष नहीं आ सकता, तभी कह रहे थे। लेकिन सारी पोल खुल गई। यह सोचे कि यह सब चीजें तो पता नहीं चलेगी, ये नहीं पता। अनपढ़ों की फौज को पता होना चाहिए कि पढ़े लिखों का भी जमाना है। अब यह बात सही है कि एक मदारी गांव में आता है, अनपढ़ होता है, बंदरिया लेके आता है, बंदरिया को नाच नचाता है, पढ़े लिखों से ताली बजवाता है, उसका जेब भी खाली करता है, देता है, मांगता है, झोला में डाल करके चल देता है झोला लेकर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह पढ़े लिखे लोग उस मदारी की भावना और उसके बातों को नहीं समझते हैं। समझते हैं तो वह समझते हैं कि उसकी मजबूरी है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, अनपढ़ आदमी है। लेकिन अनपढ़ देश लूटने निकल जाए तब तो उसको थोड़ी ले जाने देंगे लोग, सवाल तो खड़े करेंगे। तो अब सरकार जिस तरह से कर रही है और सरकार जो नहीं दे रही है, यह कानून बदल दे रही है, तो शक तो जाहिर है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है मामला। नहीं तो आखिर यह कानून क्यों बदले जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई कुछ भी करे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? संविधान इस बात की इजाजत थोड़ी देता। तो अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। लेकिन राहुल गांधी के 4 सवाल ने चुनाव आयोग जो कर रहा है और 4 सवाल राहुल गांधी ने पूछ दिया है। अब चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया जो है मोदी के जी का जंजाल बन गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी का इतना खौफ और डर था कि मोदी कल नहीं आए, अब आ जाएंगे और आकर के अपना भाषण देंगे, वह भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त मोदी के लिए 37 सांसदों का फेर पड़ा हुआ है कि सरकार बचेगी या जाएगी, क्योंकि उथल पुथल बहुत तेज है। समर्थन जुगाड़ करने में लगी हुई है सरकार। इस बात का सबूत है यह कि दिल्ली में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम जब जाकर के किसी राजनेता से मिलते हैं और वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा होता है, तो सवाल खड़ा होता है कि जरूर सरकार में कुछ गड़बड़ चल रहा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो यह कह सकते हैं कि 37 सांसदों का फेर पड़ गया है मोदी को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों तक खबरें पहुंचाते रहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।